स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश सुतार आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एवरेज की नेक्स्ट क्लास। पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था और अब इस चैप्टर को आगे नेक्स्ट तक ले जाएंगे जितना हो सकेगा आज। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि किसी भी संख्या का एवरेज निकालने के लिए हमें दो पर्टिकुलर चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? एक तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी सभी प्रिवेशनों का योग अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हमें ये दो पता हो तो हम किसी भी नंबर्स का एवरेज निकाल सकते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, अगर हमें एवरेज दिया हुआ हो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें अगर पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम सम निकाल सकते हैं यानी योग निकाल सकते हैं। तो हमने दोनों फॉर्मूले पढ़े थे। पहले क्या पढ़ा था, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता हो और अगर हमें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पता हो तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। सेकेंड में हमने क्या पढ़ा था, अगर हमें अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता हो और एवरेज पता हो तो हम सम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया था, आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। एक मिनट रुकना। फिर मैंने दो क्वेश्चन कराए थे, उसमें फिर हमने क्या निष्कर्ष निकाला था कि एवरेज हम चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, एवरेज हमेशा ऑब्जर्वेशंस में से जो मिनिमम होगा और जो मैक्सिमम होगा उन दोनों के बीच में होगा। इनके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है, ना मिनिमम से कम हो सकता है ना मैक्सिमम से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, अगर हमें कोई n1 संख्या दी जाए और उनका एवरेज हमें a1 दिया जाए तथा अन्य कोई संख्या n2 दी जाए और उनके एवरेज a2 दी जाए तो उन सभी का एवरेज क्या होगा, a1 n1 प्लस a2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। मतलब अगर हमें कोई अन्य 5 संख्या मान लो दे दी और उनका एवरेज मान लो 40 दे दिया, फिर दूसरी हमें 7 संख्या दे दी अन्य और उनका एवरेज 50 दी, तो हम उन सभी 5 और 7 संख्याओं का एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, a1 n1 प्लस a2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल किया था कि यदि 13 संख्याओं का औसत 25 है और अन्य 12 संख्याओं का औसत 50 है तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आपने किया था। फिर हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं या धन पूर्णांकों का औसत पूछा जाए तो हम क्या करेंगे। तो हमें पता है कि धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या एक्चुअली वास्तव में एक ही होती है, और वो कौन सी होती है, जब हम इंटीजर्स को संख्या रेखा पर डिनोट करते हैं तो जो संख्या जीरो के राइट साइड में एग्जिस्ट करती है वह सभी धन पूर्णांक है। तो जब इन सभी का औसत पूछा जाए तो इसका योग क्या होता है, योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो योग हमने क्या देखा था, n इंटू एन प्लस 1/2, और इनका औसत कितना होता है, औसत होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, n है, तो उस योग में n का भाग दे देंगे तो औसत कितना हो जाएगा, n प्लस 1/2। ठीक है, फिर हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, प्रथम 70 धन पूर्णांकों का औसत बताओ। फिर सेकंड हमने क्या देखा था कि जब हमें प्रथम n धन पूर्णांकों का औसत निकाल लिया तो उनके वर्गों का औसत कैसे निकाले। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रथम n धन पूर्णांकों या प्राकृत नेचुरल नंबर इनका योग क्या होगा, वर्गों का योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और उनका एवरेज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास n ही है अभी भी, चाहे वर्ग ले लो चाहे घन ले लो, संख्या उतनी ही रहेगी। तो एवरेज n से भाग देने पर नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n से भाग देने पर एवरेज क्या आ जाएगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, तो टोटल प्रथम n धन पूर्णांकों या नेचुरल नंबर के वर्गों का एवरेज कितना हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन भी किया था। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि हमने संख्याओं का औसत निकाला, उनके वर्गों का औसत निकाला। अब अगर हमें घनों का औसत पूछ ले तो हम क्या करेंगे, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है। जब हमने प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकाला था या योग निकाला था, जब हमने प्रथम n प्राकृत संख्या योग निकाला था, हमने क्या निकाला था, n इंटू एन प्लस 1/2। अब अगर हमें घनों का योग निकालना होता तो जो भी हमने पहली बार निकाला था n इंटू एन प्लस 1/2, इसी का होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो जो वैल्यू हमें सिर्फ संख्याओं का योग निकालने पर प्राप्त होती है उसका वर्ग करने पर हमें संख्याओं के घनों का योग भी प्राप्त हो जाता है।
तो घनों का औसत कितना होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो n ही रहनी है, तो उसमें n का भाग देंगे तो औसत कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई का n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग और औसत, सेकेंड में प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और औसत, थर्ड में प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग और औसत। अब आज मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का। तो हमें जब मैंने पढ़ाया था आपको नेचुरल नंबर, तो फिर मैंने क्या पढ़ाया था कि नेचुरल नंबर 2 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो होते हैं भाज्य और अभाज्य पढ़े थे। लेकिन अगर हमें पॉजिटिव यानी सम संख्या पूछ ले तो क्या होगा। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है हमारे पास 1 2 3 4 इन्फिनिटी से लेकर। लेकिन जब हम इवन नंबर की बात करते हैं तो इवन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, मतलब ऐसी संख्या जिसे 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या एक ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो कौन सी संख्या हो जाती, इवन नंबर यानी सम संख्या हो जाएगी। तो सम प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएंगी, सम प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ऐसे इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हो जाएगी। तो अब पूछ क्या रहा है कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग होगा। तो प्रथम 4 नंबर, प्रथम n सम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का योग, ये क्या होगा कि जब हमने प्रथम n सम प्राकृत संख्या पढ़ा तो पहली संख्या कितनी हो रही है, 2 हो रही है, दूसरी 4 हो रही है, तीसरी 6 हो रही है, चौथी 8 हो रही है, ऐसी हो रही है। तो nवीं संख्या कौन सी हो जाएगी, प्रथम 2 है, दूसरी 4 है, तीसरी 4 है, मतलब हर संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। तो nवीं संख्या कितनी हो जाएगी, nवीं हो जाएगी 2n। ठीक है, तो अब इनका योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले इन सभी से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 2 3 8, ये कितना बच गया n। अब इनका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 बाहर रह जाएगा और 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग हमने पढ़ाई है पिछली बार पहले फॉर्म में, क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इससे कट जाएगा और इनका योग कितना आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/, ये इसका योग हो जाएगा, योग। ठीक है, अब जब हमें प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग आ गया है तो इसका औसत कितना होगा। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भाग देंगे। तो जब हमने पढ़ा कि प्रथम सम प्राकृत संख्या, चाहे सम ले लो, चाहे विषम ले लो, चाहे घन ले लो, कुछ भी ले लो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो n ही रहने हैं, क्योंकि हमें n ही संख्या ली है। यहाँ पे टोटल करने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई जरूर किया, लेकिन संख्या है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो n ही है, तो इसमें कितना n का भाग दे देंगे। जब n इंटू एन प्लस 1 में n का भाग देंगे तो इस कट जाएगा और औसत कितना आ जाएगा, n प्लस 1। ठीक है, तो जब भी हमें प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जाए तो हमें क्या करना है, उसमें एक जोड़ देना है। जितनी संख्याओं का औसत पूछा जाए उसमें एक जोड़ देना है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें इसका औसत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम 38 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, n प्लस 1 यानी 39। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम 38 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, n प्लस 1 यानी कितना हो गया, 38 प्लस 1 यानी 39, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जब हम प्राकृत संख्या पढ़ते हैं तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो संख्या रेखा पर है वो एक ऐसा इंटीजर जो संख्या रेखा पर डिनोट करने पर 0 के राइट साइड में एग्जिस्ट करता है, या फिर धन पूर्णांक की रियल में प्राकृत संख्या होती है। तो सम प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी, एक ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, अर्थात एक ऐसी प्राकृत संख्या जिसे 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो कौन सी हो जाएगी, सम प्राकृत संख्या। तो कौन सी हो जाएगी, 2 4 6 8 जैसे इन्फिनिटी। लेकिन प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग निकालने में क्या करना होगा, प्रथम n सम प्राकृत संख्या लेनी होगी,
तो पहली संख्या में क्या प्राप्त हो रही है 2, दूसरी क्या हो रही है 4, तीसरी क्या हो रही है 6 और चौथी क्या हो रही है n। तो हम क्या देख रहे हैं कि सभी संख्या 2 से मल्टीप्लाई होकर प्राप्त हो रही है। तो पहली 2 हो रही है, दूसरी 4 हो रही है, तो nवीं संख्या क्या होगी 2n होगी। 2 से 2 को हमने बाहर निकालो और क्या बचे हमारे पास 1 से लेकर n तक की संख्या। उनका योग हमें पता है कि n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, 2 से कट जाएगा तो योग कितना आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/1 आ जाएगा। तो एवरेज कितना होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास n ही है, तो एवरेज हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/n। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, एवरेज बच जाएगा n+1। तो क्वेश्चन क्या था कि प्रथम 38 समप्राकृत संख्याओं का एवरेज, तो कितना होगा n+1 यानी 38 + 1 यानी 39। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें, नेक्स्ट 5 नंबर पढ़ना है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो समप्राकृत संख्याओं का योग हमने क्या पढ़ा, समप्राकृत संख्याओं का योग पढ़ा हमने। तो हमने क्या पढ़ा कि प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 और औसत कितना हो जाएगा n+1। अब हमें क्या पढ़ना है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग और औसत। तो 5 नंबर पर क्या हो जाएगा, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या का योग। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि जब समप्राकृत संख्याओं को लेते हैं तो प्राकृत नेचुरल नंबर में से, तो एक ऐसी संख्याओं छांट लेते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो अब जब हमने समप्राकृत संख्याओं को छांट लिया तो उसमें जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है वो कौन सी हो जाएगी, विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो nवीं संख्या क्या हो जाएगी, मतलब nवीं प्रथम संख्या फर्स्ट है, सेकेंड संख्या 2 + 1 हो जाएगी, तीसरी संख्या, तो nवीं संख्या क्या होगी, मतलब एक nवीं संख्या जब हम विषम प्राकृत संख्याओं को पढ़ते हैं तो nवीं संख्या क्या होती है 2n - 1। ठीक है, तो nवीं संख्या ये हो जाएगी। तो इनका योग क्या होगा, इनका योग क्या करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना होगा, तो उसमें से सम प्राकृत संख्याओं का योग घटाना होगा। तो क्या करेंगे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना है n इंटू एन प्लस 1/2। उसमें सम प्राकृत संख्याओं का कितना होता है n इंटू एन प्लस 1। जब प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग ये हो गया, तो अब हमें क्या करना होगा 2n प्राकृत संख्याओं का योग लेना होगा। तो यहाँ पे 2n हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी n इंटू 2n + 1 माइनस n इंटू एन प्लस 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n² + n माइनस n² माइनस n, ये n से n कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी n²। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब हमारे पास an² वैल्यू कितनी आई, ये इसलिए आई कि जब हमने 2n संख्याओं को लिया, क्यों सम प्राकृत संख्या n निकालने के लिए या विषम प्राकृत संख्या n निकालने के लिए हमें 2 गुनी संख्या लेनी पड़ेगी, तभी उनमें से आधी वो विषम होगी और आधी सम होगी। तो हमने जब 2n संख्या ली और उन सभी का योग निकाला तो कितना हो गया n इंटू एन प्लस 1/2 के फॉर्मूले से 2n इंटू 2n + 1/2। तो उसमें से जब हमने पिछली बार सम प्राकृत संख्या निकाली थी, कितनी निकाली थी n इंटू एन प्लस 1, तो वो कितनी आ रही थी, जब उसमें से घटा दी तो विषम प्राकृत संख्या बच गई। तो विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा n², योग हो जाएगा n²। तो औसत कितना होगा, औसत हो जाएगा, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं n ही है, तो n² अपॉन n, ये कट जाएगा, औसत कितना आ जाएगा n। मतलब प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा n ही होगा और योग कितना होगा n²। तो क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम 29 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। तो क्वेश्चन कहता है 29 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो कितना होगा, औसत होगा n होगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि जब हमें सम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना होता तो उसका फॉर्मूला क्या होगा n इंटू एन प्लस 1, और विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका होगा n²। और औसत क्या होगा, औसत
दोनों में n का भाग दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमारे पास चाहे संख्या वर्ग में हो, चाहे सम हो, चाहे घन में हो, चाहे विषम हो, सभी में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो n ही रहते हैं। तो हमें जब योग प्राप्त है उसको n से भाग दे देंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? औसत। ठीक है, तो समझ में आया? नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रथम n तक की विषम संख्याओं का योग। प्रथम n तक की विषम संख्याओं का योग 6 नंबर पर क्या आएगा? प्रथम n तक की विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग। तो इसमें और पहले वाले में क्या फर्क है? कि पहले वाले में ये फर्क है कि प्रथम n सम संख्याओं विषम संख्याओं योग पूछा था, मतलब हमें संख्या n ही लेनी है, चाहे वो कितनी दूर तक पहुँचे, और विषम लेनी है। लेकिन दूसरा क्या पूछा है कि प्रथम n तक विषम संख्या हो, मतलब हमें फिक्स संख्या ले लेनी चाहिए 20, मतलब 20 में से जो विषम संख्या आ रही है उनका योग। तो इसका योग क्या होगा? औसत क्या होगा? सॉरी, औसत। इसका औसत होगा प्रथम नंबर, सॉरी, अंतिम विषम संख्या, अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2। ये इसको याद रखना है कि जब भी हमें प्रथम n तक की विषम संख्याओं का औसत पूछे तो उसका औसत कितना होगा? पर अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2। ये कैसे आया? एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल पे हम देखते हैं कि हमें बताओ 20 तक की विषम संख्याओं का योग है। प्रथम 20 तक की विषम संख्याओं का योग, औसत कितना होगा? तो हम जब हमने निकाला तो हमने क्या देखा कि 20 तक की कौन सी संख्या? 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, 11, 13, 17, 19, ये होगी। तो जब हमने देखा कि पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं, 17वीं और 19वीं, ठीक है, तो इन संख्याओं का औसत कितना होगा? तो जब एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक चीज़ आपको याद क्या रखनी है कि यदि संख्याएं, चाहे कुछ भी संख्या हो, अगर वो एक रेगुलर फॉर्म में क्रमागत या फिर एपी श्रेणी में आ रही है। एपी श्रेणी तो आपने पढ़ा होगा। एपी श्रेणी एक किसी श्रेणी होती है जिसमें संख्याएं एक फिक्स अंतराल यानी सार्वय अंतर के रूप में एक अंतराल के बाद में आती रहती है। तो जब संख्या एपी श्रेणी में आ रही हो तो उसमें संख्याओं का औसत क्या होगा? उसमें संख्याओं का औसत वही होगा कि पहली संख्या और आखिरी संख्या उनको जोड़ के उसका जो औसत होगा वही संख्या का, सभी संख्याओं का औसत होगा। तो उसमें पहली संख्या क्या होती है? पहली संख्या हो जाएगी 1 प्लस अंतिम कितनी हो जाएगी? 19/2। तो ये कितना हो जाएगा? 20/2 यानी 10। मतलब प्रथम 20 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 10। अब मैंने फॉर्मूले में क्या पढ़ा है कि अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2। तो प्रथम n तक की विषम संख्या से निकालना हो तो उसमें पहली संख्या तो 1 ही होगी और अंतिम संख्या n की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस अंतिम विषम संख्या यानी 19/2 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी फॉर्म क्या है कि प्रथम n तक की सम संख्या का औसत, संख्या का औसत। विषम संख्या का औसत में क्या पढ़ा कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जब जोड़ के उसका औसत निकालते हैं, अगर वो संख्या एपी सीरीज में है तो वही औसत होता है पूरी सीरीज का। तो प्रथम n तक की सम संख्या इसमें कौन सी आ जाएगी? इसमें आ जाएगी 2, 4, 6, 8, 10। ऐसे कितनी हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी 2n, यानी n स्वयं होगी। तो अब इनका औसत निकालना, तो इनका औसत क्या हो जाएगा? अंतिम संख्या यानी nवीं संख्या, अंतिम सम संख्या प्लस 2, अंतिम सम संख्या प्लस 2/2।
क्योंकि इसमें भी एक एपी सीरीज बन रहा है, इसमें 2 के अंतराल के बाद संख्या आ रही है, तो इसमें अंतिम सम संख्या लेनी है हमें और उसमें 2 जोड़ देना है, यानी प्रथम संख्या और उसमें 2 का भाग देना है। अब हमने जब विषम संख्या पूछी तो अंतिम विषम संख्या यही थी 19, हमने 20वीं नहीं ली क्योंकि यह एक सम संख्या है। अगर 20 सम संख्या पूछता तो हमें 20 आ जाती और 20 + 2/2 यानी इसका आंसर हो जाता 11। ठीक है। अब यही मैं फॉर्म आपको बताने वाला हूँ कि यदि A B C D N क्रमागत संख्या है तो इन सभी का औसत कितना होगा A + n। अगर संख्या क्रम से आ रही है, जैसे चाहे वो शुरू कहाँ से हो चाहे अंत कहाँ से हो, ये डिपेंड नहीं करता। अगर वो क्रम से आ रही है, चाहे 5 से शुरू हो रही है फिर 6 7 ऐसे क्रम से आ रही है, तो उनका औसत क्या होगा? जो पहली संख्या होगी जहाँ से संख्याओं का शुरुआत हुई है और अंतिम संख्या जहाँ पर संख्याओं का अंत हो रहा है, उन दोनों का जो औसत होगा वही पूरी सीरीज का औसत होगा। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, जब संख्याओं की शुरुआत होती है, आपने क्या समझा कि प्रथम n तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा? अंतिम सम संख्या प्लस 2/2 और प्रथम n तक की विषम संख्या औसत कितना होगा? अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर संख्याएं सीरीज में हो यानी श्रेणी में आ रही हो, एक क्रमागत श्रेणी में संख्या हो, चाहे उनकी शुरुआत कहाँ से भी हो चाहे अंत कहाँ पे भी हो, अगर वो क्रम से आ रही है, चाहे प्लस में जा रही हो चाहे माइनस में, तो उनका औसत कितना होगा? उनका औसत होगा पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2। तो यही फॉर्म में क्या कहूँगा, अगर संख्या एपी सीरीज में आ रही है, मतलब एपी सीरीज क्या होती है? संख्या क्रम से आती है, लेकिन क्रम क्या होता है उनमें वो क्रम होता है कि एक अंतराल होता है, सर्वांतर बोल के, कि चाहे 2 का हो चाहे 4 का हो चाहे 50 का हो चाहे 500 का हो, एक अंतराल होता है। उसके बाद जो संख्या आएगी वापिस अंतराल के बाद वही आएगी, उनमें वो क्रम होता है। और एक क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है कि अब जो संख्या आ रही है उससे अगली संख्या आएगी, यानी नेक्स्ट जो संख्या बन रही है वही आएगी। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, 8 नंबर पे याद रखना है आपको कि क्रमागत संख्याओं जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, ऐसे n तक की क्रमागत संख्याओं का औसत कितना होगा? इनका औसत होगा प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के औसत के बराबर। तो इन सभी का औसत, श्रेणी का औसत कितना बचाएगा? प्रथम संख्या यानी कि A, अंतिम संख्या यानी कि n/2, इन दोनों का औसत कितना हो जाएगा? A + n/2। अब मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन है कि 25 से शुरू होने वाली, 25 से शुरू होकर 97 तक की सभी संख्याओं का औसत बताओ, सभी संख्याओं का औसत। तो आपने क्या देखा कि 25 से शुरू हो रही है और 97 पर ख़त्म हो रही है, लेकिन सभी संख्याएं बोलकर इसने क्या कर दिया कि 25 से शुरू होने के बाद कंटिन्यू चल रही है, यानी एक क्रमागत चल रही है। तो इनका औसत क्या होगा? इनका औसत होगा 25 यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 97/2। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है, इसमें से यहाँ पे जोड़ देंगे तो 122/2 कितना आ रहा है? 61। ये इस सीरीज का औसत होगा, मतलब 25 से शुरू होकर 97 तक की सभी क्रमागत संख्याओं का औसत 61 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला से कैसे करेंगे कि जब संख्या क्रमागत हो, चाहे वो कहीं से शुरू हो चाहे कहीं पे ख़त्म हो, उनका औसत क्या होगा? पहली संख्या और आखिरी संख्या का औसत, उसी पूरी श्रेणी का औसत होगा। फिर हमें एक चीज़ याद रखना है, एपी श्रेणी का औसत हमेशा मध्य संख्या होता है। अगर संख्या एपी सीरीज में है, चाहे वो कितने भी अंतराल में हो, अगर संख्या एपी सीरीज में है तो उनका औसत क्या होगा? तो उनका औसत होगा जो संख्या मध्य यानी बीच में होगी वह उन सीरीज का औसत होगा। तो एपी सीरीज का नोट में लिख लेना आपको, एपी सीरीज का औसत, सीरीज का औसत क्या होता है? मध्य का पद होता है, मध्य का पद होता है, मध्य होता है। या फिर या क्या होता है, अगर हमें संख्या एपी सीरीज में दी गई हो तो उसका औसत कैसे निकालेंगे? पहली और अंतिम संख्या का औसत उस संख्या का पूरी सीरीज का औसत होगा।
तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, ये सीरीज का औसत हो जाएगा, मतलब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का औसत। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि सेकंड संख्या प्लस सेकंड लास्ट संख्या इनका औसत। तो जब हम पहली संख्या और अंतिम संख्या का औसत निकालें, वहीं सेकंड संख्या और सेकंड लास्ट का औसत आएगा अगर सीरीज एपी में है, चाहे वो थर्ड ले लो और थर्ड लास्ट ले लो, चाहे फोर्थ ले लो और चाहे फोर्थ लास्ट। ऐसे चलते चलते जो बीच की यानी मध्य का पद होगा वो सीरीज का औसत होगा। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, अगर सीरीज एपी में चल रही है तो उसका औसत क्या होगा, उसका औसत होगा प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का औसत या फिर मध्य का पद। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या पढ़ाऊंगा, औसत गति के बारे में। ठीक है, औसत गति के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या होगी, औसत गति, एवरेज स्पीड। जब स्टूडेंट्स हमें दिया जाता है कि एक फिक्स अंतराल यानी एक फिक्स दूरी, मान लो ए से बी तक की दूरी कितनी है, मान लो डी दूरी, यहाँ पे डी दूरी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, डी है। और अगर हमें दे दिया जाए कि एक बाइक या एक ट्रैक्टर या फिर एक बस या एक जो भी एक व्हीकल हो, अगर वो ए से बी तक जाते वक्त उसकी चाल x किलोमीटर पर आवर हो और बी से ए तक वापस आते वक्त उसकी चाल है y किलोमीटर पर आवर हो, तो उसकी एवरेज स्पीड यानी पूरी दूरी तय करने के दौरान उसकी चाल, एवरेज चाल क्या रही। अगर उसकी जाते टाइम चाल x किलोमीटर प्रति आवर और उसकी वापस आते टाइम y किलोमीटर प्रति आवर और दोनों के बीच में दूरी समान है, तो उसकी एवरेज चाल क्या रही। तो उसकी एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक है, आपको याद रखना है एवरेज स्पीड होती है 2xy अपॉन x प्लस y, जहाँ पे x क्या है उसकी जाते टाइम की स्पीड, y क्या है उसकी वापस आते टाइम की स्पीड। अब ये वैल्यू आई कहाँ से, तो हमने क्या देखा, मान लो उसकी जाते टाइम चाल x किलोमीटर प्रति आवर थी, तो उसने मान लो ए से बी तक की दूरी तय करने में t1 टाइम लिया और उसने वापस बी से ए तक की दूरी करने में उसने t2 टाइम लिया। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो यहाँ से समय की वैल्यू क्या आ जाएगी, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। ठीक है, तो अब हम जब समय आ गया दूरी बटा चाल, और चाल क्या आ गई, चाल आ गई दूरी बटा समय। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस फॉर्मूले से हम पहले t1 टाइम को निकालेंगे। पहला t1 टाइम क्या हो जाएगा, दूरी यहाँ पे कितनी है, जाती टाइम d दूरी है d, और चाल कितनी है x, तो t1 की वैल्यू ये आ गई, क्वेश्चन नंबर हम। फिर t2 टाइम को निकालेंगे, t2 टाइम के दौरान दूरी कितनी है, d है, और चाल कितनी है y किलोमीटर। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें जब एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो हम क्या निकालेंगे कि कुल स्पीड क्या होती है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी कितनी होगी, जाती टाइम की दूरी d दूरी और वापस आने टाइम की d दूरी, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी, 1 मिनट में क्या करता हूँ आपको उस साइड में समझाता हूँ। अब t1 टाइम हमने जाने का समय निकाल लिया, t2 टाइम हमने आने का समय निकाल लिया, तो कुल दूरी क्या होती है, कुल औसत एवरेज स्पीड क्या होती है,
कुल दूरी बटा कुल समय। तो उसने कुल दूरी कितनी ली, उसने ए से बी तक जाने में कितनी दूरी ली, डी दूरी तय की, वापस आने में कितनी दूरी तय की, डी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, डी प्लस डी। कुल समय कितना होगा, उसने जाते वक्त t1 टाइम से कितना था, t1 टाइम में इक्वेशन फर्स्ट से डी बाई एक्स, तो डी बाई एक्स प्लस वापस आते टाइम उसने कितना समय लिया, t2 टाइम, कितना था, डी बाई वाई प्लस डी बाई वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2d, यहाँ पे d कॉमन आ जाएगा 1/x प्लस 1/y, d से d कट गया, यहाँ पे क्या बचा 2। यहाँ पे हम इसमें से क्या ले लेंगे, निष्ठ लेंगे, जब x y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी y टाइम्स प्लस x टाइम, तो ये x y ऊपर चला जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x प्लस वाई कैसे आई। पता चला कि जब भी औसत गति दी जाए, हमें औसत गति निकालनी हो तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसने कितनी दूरी तय की ये बताना, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपको कैसे निकालना होगा, अगर उसने जाते टाइम की स्पीड या फिर वापस आते टाइम की स्पीड अगर पता है तो भी निकाल सकते हो। और ज़रूरी नहीं ये जाते टाइम या वापस आते टाइम यही क्वेश्चन बने, अगर ये ऐसे भी बन सकता है, जैसे यहाँ से बी से सी की दूरी मान लो, ये भी डी दूरी है, लेकिन यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाती है वाई, तब ये क्वेश्चन भी सेम ही इसका आंसर होगा, क्योंकि कुल दूरी भी डी प्लस डी 2d हो जाएगी और कुल समय t1 प्लस t2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब एवरेज स्पीड पूछी जाए तो क्या करना है, 2 इंटू पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड अपॉन कुल स्पीड। ठीक है, प्रूव कैसे किया कि दूरी बराबर, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। तो समय क्या निकलेगा, दूरी अपॉन चाल, चाल क्या निकलेगी, दूरी अपॉन समय। तो पहले दूरी d थी, चाल x थी, तो समय कितना आया t1 आया d अपॉन x। दूसरी दूरी कितनी d थी, चाल कितनी थी y थी, तो समय t2 क्या आया d बाई वाई। तो एवरेज स्पीड क्या कहते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी होगी d प्लस डी, कुल समय कितना हो गया t1 प्लस t2, तो t1 d अपॉन x, t2 d अपॉन वाई, 2d अपॉन d कॉमन लेके 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन वाई, यहाँ से बेनिस्ट लेके एक्स वाई आ जाएगा और एक्स वाई ऊपर चला जाएगा और एक्स वाई आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, समझ में आई। तो आपने क्या देखा कि जब एवरेज स्पीड निकालनी हो तो औसत गति क्या होती है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 3 गुणी है तथा तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है, 3 संख्याओं में दूसरी पहली की 3 गुणी है। 3 संख्या हमने क्या मान ली, मतलब x मान ली। पहला क्वेश्चन क्या है, x, y और z हमने 3 संख्या मान ली। क्वेश्चन क्या कहता है, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 3 गुणी है, दूसरी संख्या पहली की 3 गुणी है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3x होगी, 3x होगी। क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरी संख्या पहली की 3 गुणी है, मतलब अगर पहली को 3 गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो ये हुई इक्वेशन फर्स्ट। तीसरी क्या कहती है, तथा तीसरी संख्या पहली की 3/4 है, मतलब z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का 3/4 करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, y। हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें इसके लिए हमें क्या करेंगे, हमें तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है, तो औसत दे रखा हो और तीनों संख्या योग ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, औसत को 3 से गुणा करेंगे। तो इन तीनों x प्लस वाई प्लस जेड का योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा औसत यानी 114 इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 3। कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 342, इसका योग हो जाएगा 342। अब फर्स्ट इक्वेशन में
क्या निकाला था कि y की वैल्यू कितनी होती है 3x, तो यहाँ पे x प्लस वाई की यानी 3x प्लस z की वैल्यू कितनी है 3x/4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 342। तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा 1 + 3 + 3/4 की वैल्यू कितनी आ गई 342। तो x इंटू इसको लघुत्तम 4 आ जाएगा, 4 + 12 3 बार गया और 3 कितना हो जाएगा 12 3 15 4 19 बराबर 342। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है x इंटू 19/4 बराबर 342। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 342/19 इंटू 4, तो 19 में एक बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे बता देता हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी 342/19 इंटू 4, एक बार गया बचा कितना 15 152 18 इंटू 4, तो x की वैल्यू कितनी है 8 4 4 72 72, x की वैल्यू हमें 72 आ गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी y हो जाएगी, क्यों हो जाएगी उसकी वैल्यू 3x है, तो 3x कितनी वैल्यू आ जाएगी y आ जाएगी 3 इंटू 72 कितनी आ जाएगी 216। तो इसका क्वेश्चन आंसर कितना हो जाएगा 216। समझ में आया कि अगर 3 संख्याएँ दे रखी हो उसमें दूसरी संख्या पहली की 3 गुना है, तीसरी संख्या पहली की 3/4 है, तो और उनका औसत दे रखा हो, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास औसत हो, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, तो हम सम निकाल सकते हैं। तो हमने सम कितना निकाला 342 342। हमने क्या देखा कि पहली संख्या x है, दूसरी कितनी है पहली की 3 गुनी है 3x हो जाएगी, तीसरी की हो जाएगी 3x/4, तीनों का योग 342 है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू 72 निकाली। क्वेश्चन में क्या पूछा था सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 3x यानी y है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 216। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स, बाकी सभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे मैं आपको करवा दूंगा जो भी करवाना होगा।